सभी साथियों का नमस्कार। पिछली जो क्लास थी हमारी पार्ट नंबर 2 की वन और वन्यजीव संसाधन की, उस क्लास में हमने आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, उसके बाद एक दो टॉपिक और पढ़े थे और कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन आपको उस क्लास में बताए थे। तो उसी क्लास के साथ हमारा दूसरा पार्ट भी क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ओनली 3 पेज या 3 पेज में वो पार्ट था, उस पार्ट को हमने 2-2.5 पेज में कर लिए नोट्स के अकॉर्डिंग। आज मैं आपको उसी पार्ट से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अच्छे से आपको उन क्वेश्चन को समझना है और उनके आंसर को आपको याद करना है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले समझना, आपके पार्ट का जो नाम है वो नाम है बच्चों वन और वन्यजीव संसाधन। पार्ट का नाम क्या है? वन और वन्यजीव संसाधन। उसके बाद मैंने ये बताया था कि ये पार्ट जो है आपका वो 2 नंबर का पार्ट है। एक क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ आएगा, ABCD वाला क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रश्न आता है इसमें, इस पार्ट में से, वो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आता है और आपको उसका उत्तर आसानी से आ जाएगा। अब चलते हैं एक एक प्रश्न की ओर और उनको आराम से क्या करते हैं, समझते हैं। सभी बच्चों को दिख रहा है ये? आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आपको दिख रहा होगा। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन ये है कि भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? पहले क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? और मैंने आपको नोट्स में लिखा है 8%। कितना प्रतिशत बच्चों? 8% जनसंख्या पाई जाती है। इस 8 का हम लगभग करेंगे तो कितना होता है हमारे पास? 16 लाख। कितना होता है बच्चों? 16 लाख होता है। और ये मैंने आपको नोट्स में लिखा दिया, बता दिया, अच्छे से समझा भी दिया। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया था? और इस क्वेश्चन को हमने भी आराम से पढ़ा था कि भारत में भारतीय वन्य जीव जो अधिनियम था वो लागू किया गया था 1972 के अंदर। कब लागू किया गया था बच्चों? 1972 के अंदर। कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? भारतीय वन्य जीव अधिनियम। तीसरा जो प्रश्न है बच्चों वो है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? और ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1973 में की गई। कब की गई बच्चों? 1973 में की गई। और इस परियोजना के तहत बाघों को बचाया जाने के ऊपर इस परियोजना पर काम चला। तो ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1973 में हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी को प्रश्न दिख रहा है ना? देखो आगे अगला जो प्रश्न है हमारा वो दे रखा है यहाँ पर, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? अगला जो प्रश्न हमारा दे रखा है वो दे रखा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना बच्चों, उत्तराखंड में। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। अब सवाल आपसे उल्टा घुमाकर भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपको याद रखना है कार्बेट। कौन सा बच्चों? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको, यूके। यू का मतलब है उत्तराखंड और के का मतलब है कार्बेट। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पी और एस। इस पी का मतलब है पश्चिम बंगाल और इस एस का मतलब है सुंदरवन। इस एस का मतलब क्या है? सुंदरवन। अगर आपसे सवाल पूछ ले पश्चिम बंगाल में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, तो आपको सही आंसर लिखना है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ऐसे पूछा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो बांधवगढ़ कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, एम बी। एम का मतलब है मध्य प्रदेश और बी का मतलब है बांधवगढ़। तो ये क्वेश्चन भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको याद हो गया होगा।
उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन पूछा कि सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका भी मैंने ट्रिक बताई थी, आर और एस। सरिस्का जो है वो राजस्थान में स्थित है, तो राजस्थान इसका सही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व स्थित है। अब आपसे उल्टा पूछ ले कि सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तब आपको आंसर लिखना है अलवर जिले में। क्या लिखोगे बच्चों, अलवर जिले में स्थित है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर आपसे पूछ ले कि पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। क्या पूछेगा आपसे, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या लगाओगे आप, केरल लगाओगे। सही आंसर क्या होगा इसका, केरल। पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, केरल होगा। और मैंने इसका शॉर्ट भी बताया था, के से के, केरल का के और पेरियार का पी, बन गया केपी। और केपी का मतलब है केरल में जो बाघ रिजर्व है भारत का, उसका नाम है पेरियार। उसका नाम क्या है बच्चों, पेरियार है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये भी याद कर लेना बच्चों, असम में। असम में भारत का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है काजीरंगा। तो ए के क्या होगा, ए के। ए का मतलब है असम और के का मतलब है कांजीरंगा। ए का मतलब क्या है बच्चों, असम, के का मतलब क्या है, कांजीरंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया, भारत के किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पाया जाता है। और ये भी मैंने आपको नोट्स में बता दिया कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में बच्चों, मध्य प्रदेश राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र पाया जाता है। अगर आपसे परीक्षा में प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो फिर क्या लिखोगे आप, 75%। सबसे ज्यादा कितना प्रतिशत लिखोगे, 75%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन विभाग के अनुसार देश के कुल क्षेत्र का कितना हिस्सा रक्षित है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा क्या है, रक्षित है। ये 11वां सवाल है आपका कि वन विभाग के अनुसार देश के कुल क्षेत्र का कितना हिस्सा रक्षित है। तो ध्यान रखना बच्चों, 1/3 हिस्सा क्या है, रक्षित है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, 1/3। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, 1/3 भाग जो है वो रक्षित वनों के अंतर्गत क्या है, 1/3, 1/3 रक्षित वनों का। अगर आरक्षित का पूछ ले तो 1/2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डांगकौ सेंचुरी घोषित कर दिया गया। ये भी पिछली क्लास में बताया, तो ध्यान रखना, भैरव देव डांगकौ सेंचुरी राजस्थान के अलवर जिले में। राजस्थान के कौन से जिले की बात हो रही है यहाँ पर, अलवर जिले की बात हो रही है। और अलवर जिले के कितने गांव, 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डांगकौ सेंचुरी को क्या कर दिया गया बच्चों, घोषित कर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा अलवर। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती है। ये भी पिछली क्लास में मैंने बताया था कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जो जनजातियां हैं वो महुआ और कदम के पेड़ों की क्या करती है बच्चों, पूजा करती है। सवाल फिर सुन लो, छोटा नागपुर क्षेत्र में एक तो जनजाति कौन सी, मुंडा, और एक कौन सी जनजाति बच्चों, संथाल जनजाति। इन दोनों जनजातियों के द्वारा कौन से पेड़ों की पूजा की जाती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा की जाती है। उसके बाद किन राज्यों की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। ये भी पिछली क्लास में था हमारा, और आंसर है इसका ओडिशा और बिहार। ओडिशा और बिहार, ओडिशा और बिहार राज्यों की जनजातियां शादी के दौरान, ध्यान रखना बच्चों, एक तो इमली और एक आम के पेड़ की क्या करती है, पूजा करती है। जबकि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों के द्वारा महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा की जाती है। महुआ
इसका जो पेड़ होता है इससे क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बच्चों, शराब बनाई जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन का संबंध पूछा, तो चिपको आंदोलन का संबंध हिमालयी क्षेत्र से, पर्वतीय क्षेत्र से होता है, हिमालयी क्षेत्र से होता है चिपको आंदोलन का संबंध। उसके बाद अगला चलते हैं, टिहरी के किसानों द्वारा किस अभियान ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग किए बिना भी विविध फसल उत्पादन और आर्थिक कृषि उत्पादन का काम क्या है, संभव है। तो ध्यान रखना, टिहरी के किसानों द्वारा किस अभियान ने, तो इन्होंने एक अभियान चलाया था, बीज बचाओ आंदोलन और नवदानम आंदोलन चलाया था। टिहरी के किसानों ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था बीज बचाओ आंदोलन। क्या नाम था बच्चों, बीज बचाओ आंदोलन। क्या नाम था, बीज बचाओ आंदोलन था। और इसको नवदानम आंदोलन के नाम से भी जाना गया। और टिहरी ध्यान रख लेना बच्चों, ये उत्तराखंड में, कहां पड़ता है बच्चों, टिहरी उत्तराखंड में। और ध्यान रखना भागीरथी नदी के पास में, भागीरथी नदी के पास में, ये भी आपको याद होना चाहिए, भागीरथी नदी के पास में है। टिहरी के किसानों के द्वारा जो अभियान चलाया गया बीज बचाओ का, उन्होंने दिखा दिया कि बिना रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग बिना भी विविध प्रकार की फसल का उत्पादन, आर्थिक कृषि उत्पादन किया जा सकता है। तो आंदोलन कौन सा चलाया, एक तो बीज बचाओ और दूसरा नवदानम आंदोलन इन्होंने चलाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया कि 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया बच्चों। तो ये भी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि ओडिशा राज्य ने, किस राज्य ने बच्चों, ओडिशा राज्य ने, ओडिशा राज्य ने सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया था या पास करवाया था। कब करवाया था, 1988 में। कब करवाया बच्चों, 1988 के अंदर। चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं हम लोग अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आया कि जैव विविधता को परिभाषित करना है। तो आप याद कर लेना, पृथ्वी के स्थलीय और जलीय भाग पर अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों का पाया जाना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाई जाती है। जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही क्या कहा जाता है बच्चों, जैव विविधता कहा जाता है। तो इसको याद कर लेना कि पृथ्वी के स्थलीय व जलीय भाग पर अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो इसको भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछ सकता है कि मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे क्या कहते हैं हम लोग, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी भूमिका होती है, मानव और जीवधारियों की भूमिका होती है। ये दोनों मिलकर एक जटिल परिस्थितिकी तंत्र का क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं। और निर्माण करने को ही क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। वनों यानी पेड़ों को और वन्य जीवन, इन पर रहने वाले वन्य जीवनों का संरक्षण है, इनको बचाना क्यों हमारे लिए आवश्यक है। तो इसको याद कर लेना, वन और वन्य जीवन के संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। वन और वन्य जीवन के संरक्षण से पारिस्थितिकी तंत्र बना रहता है और हमारे जीवन साध्य संसाधन जैसे कि जल, वायु और मृदा ये भी बने रहते हैं। इसलिए वनों को और वन्य जीवनों को बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, जरूरी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले दो कारक बताओ। क्या क्वेश्चन दिया बच्चों आगे कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले दो कारक बताओ। तो पहला जो कारक है वो है वन्य जीवों के आवास का विनाश। जब इनकी खोज की जाती है तो उस जगह पर ये नहीं पाए जाते, क्यों, क्योंकि वन्य जीवों का जो रहने का जो ठिकाना, उन ठिकाने को मनुष्य ने क्या कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया। और दूसरा है जंगली जानवरों को मारना और उनका क्या करना, आखेट करना। आखेट का मतलब होता है बच्चों शिकार करना। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार करना। उसके बाद दूसरा जो कारण है जैव विविधता को कम करने का वो है पर्यावरणीय प्रदूषण। वो क्या है बच्चों, पर्यावरणीय प्रदूषण। तो ये भी इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले दो कारक बताएं। एक तो वन्य जीवों के आवास का विनाश और जंगली जानवरों को मारना, उनका आखेट करना।
और दूसरा पर्यावरणीय प्रदूषण। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। ये पांचवा प्रश्न आपके सामने कि भारत में किन्हीं दो बाघ आरक्षित परियोजनाओं के नाम बताना है। भारत में किन्हीं दो बाघ आरक्षित परियोजनाओं के क्या पूछा बच्चों, नाम पूछा। और अपन ने 6-7 प्रकार की राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, उनमें से किन्हीं दो का नाम लिख दो। यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर बताया आपको, उत्तराखंड में बताया। दूसरा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है बच्चों, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो आपसे पूछ ले ऐसा ही सवाल कि भारत में किन्हीं दो बाघ आरक्षित परियोजनाओं के नाम बताओ, तो एक तो क्या लिखोगे बच्चों आप, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, और दूसरा क्या लिखोगे, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया कि चिपको आंदोलन का महत्व बताओ। सवाल क्या है बच्चों, चिपको आंदोलन का महत्व बताओ। तो हिमालय प्रदेश में वनों की कटाई को रोकना और सामुदायिक वनीकरण करना आदि कार्य चिपको आंदोलन के अंतर्गत किए जाते हैं। सवाल पूछ ले चिपको आंदोलन का महत्व बताना है, तो हिमालय प्रदेश में वनों की कटाई को क्या किया जाता है, रोका जाता है, और सामुदायिक वनीकरण करना है। सब मिलकर क्या करते हैं, पेड़ पौधों को लगाते हैं। आदि कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, चिपको आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान में विश्नोई समुदाय का भिन्न हिस्सा किन जीव जंतुओं को माना जाता है। ध्यान रखना, विश्नोई समुदाय जो होता है वो पर्यावरण प्रेमी होता है, और ये लोग काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोर आदि की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त वन प्रबंधन क्या है। तो आपको पहले बता दिए कि संयुक्त वन प्रबंधन का सबसे पहले जो प्रस्ताव दिया था वो 1988 में दिया था। किस राज्य ने दिया था, ओडिशा राज्य ने दिया था। तो वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन शरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है जिनमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त वन प्रबंधन। ये थे दूसरे पार्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो मैंने आपको करा दिए। अब एक बार आप इन क्वेश्चन को देख लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, और जब भी आपको समय मिले उस समय इनको क्या कर लो, याद कर लो, एक बार इनको देख लो। सभी को क्वेश्चन दिख रहे होंगे बच्चों। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है। तो कितने प्रतिशत पाई जाती है बच्चों, 8% पाई जाती है। और 8% का कितना प्रतिशत होता है बच्चों, लगभग 16% होता है। ऐसे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, 1973 में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है बच्चों, मध्य प्रदेश में। उसके बाद पूछा आपसे रक्षित वनों का कितना हिस्सा, तो 1/3 हिस्सा बच्चों। राजस्थान के किन जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डांगकाऊ घोषित सेंचुरी घोषित कर दिया। तो इसका आंसर तो क्या था बच्चों, अलवर था। उसके बाद छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती है, तो महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, किन राज्यों की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है, तो ओडिशा और बिहार राज्य की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की क्या करती है, पूजा करती है। उसके बाद चिपको आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में चलाया जाता है। टिहरी के किसानों द्वारा किस अभियान ने दिखा दिया, तो अभियान हमने पढ़ा बीज बचाओ आंदोलन, जिसको नव दानम आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बाद देखो आगे 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था, तो बच्चों ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। और इसके बाद ये अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, इनको भी आप देख सकते हो, आराम से कॉपी में नोट डाउन करो।
अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जल संसाधन। जिसका नाम क्या है बच्चों? जल संसाधन। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।